जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम लोग योजना निर्माण के दूसरे खंड पर हैं। हमने योजना क्या होती है इस एक खंड पे हमने विस्तार से चर्चा की है और इस बात को वहां पे उल्लेख किया है कि योजना जो है और शैक्षिक परिदृश्य में हम बात कर रहे हैं, शैक्षिक दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। शैक्षिक नियोजन जिसे हम इसीलिए बोलते हैं, शैक्षिक नियोजन यानी कि शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में की गई प्लानिंग, योजना। तो ऐसी ऐसी योजना किसको कहेंगे? एक ऐसी कार्य प्रणाली, एक ऐसा तरीका जो उद्देश्यों की सर्वश्रेष्ठ और अधिकतम प्राप्ति के लिए क्रमबद्ध रूप से, सुव्यवस्थित रूप से, सुसंगठित रूप से किया जाएगा, वो योजना होगा। और हमने योजना वाले खंड में विस्तार से इस पर चर्चा की है, क्योंकि योजना जो होती है अधिगम का ब्लूप्रिंट मानी जाती है और आपको जो उद्देश्य जो आपके निर्धारित होते हैं उनकी आप प्राप्ति ही उचित तरीके से जब कर पाते हो, जब आपने पहले से एक नियोजन कर लिया होता है, आपने एक योजना बना ली होती है। वार्षिक योजना उसका सबसे पहला पार्ट होता है। और मैं जब योजना वाले खंड में चर्चा कर रहा था तो वहां इस बात को बोला था कि योजनाएं जो होती है हम उसे दीर्घकालिक और अल्पकालिक दो दृष्टिकोण से देखते हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक। और उसमें वार्षिक योजना जो होती है वो दीर्घकालिक योजनाओं की श्रेणी में आती है। क्या होती है वार्षिक योजना? एक अध्यापक द्वारा अपनी दैनंदिनी में जो उसको एक डायरी दी जाती है, उस दैनंदिनी में पूरे संपूर्ण सत्र के लिए बनाई गई ऐसी योजना जिसमें उसे न केवल शिक्षण योजना पूरे साल भर के लिए प्लान करनी है, बल्कि शिक्षण योजना के साथ साथ उसे मूल्यांकन की योजना भी बनानी है। साथ ही साथ अन्य करणीय जो कार्य हैं, अन्य करणीय कार्य मतलब शिक्षण और मूल्यांकन के अलावा और बहुत सारे कार्य हैं जिसमें हम शैक्षिक गतिविधियों को भी लेंगे, वो भी उसको प्लान करना है। और भी बहुत सारे बिंदु ध्यान में रखने होते हैं। वो कौन कौन से बिंदु वार्षिक योजना में ध्यान में रखे जाते हैं? और परीक्षा में प्रश्न यही एक आता है, बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न इसमें से होता है कि वार्षिक योजना में निम्न में से किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, रखा नहीं जाता है। वो आपके सारे बिंदु आपके ध्यान में, या वार्षिक योजना का एक भाग नहीं होता है, वो आपको सारी चीजें आपको याद रखनी है। और हम बात स्टार्ट करेंगे, मजबूती से इस बात को पढ़ेंगे, मजबूती से इस बात को देखेंगे। और आप जब सारे वीडियोस को क्रम से देखेंगे, क्योंकि वार्षिक योजना के बाद हमको निश्चित तौर पर इकाई योजना पढ़नी है, इकाई योजना के बाद हमको दैनिक पाठ योजना पढ़नी है, वो पूरा योजनाओं का जो क्रम है। और ये मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि योजनाओं के निर्माण में सबसे पहले जो योजना बनती है वो वार्षिक योजना बनती है, फिर इकाई योजना, फिर सबसे अंत में पाठ योजना। तो वार्षिक योजना शैक्षिक नियोजन का यानी कि आपने जो शिक्षा के लिए जो नियोजन किया है, शैक्षिक नियोजन का दीर्घकालिक स्वरूप होती है। दीर्घकालिक, क्योंकि हमने इस बात को बोला था कि दो प्रकार की योजनाएं होंगी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। वार्षिक योजना दीर्घकालिक श्रेणी में आएगी। दीर्घकालिक स्वरूप होती है एक अध्यापक द्वारा संपूर्ण सत्र, ध्यान रखो, संपूर्ण सत्र के लिए बनाई गई ऐसी योजना जिसमें सत्र पर्यंत की शिक्षण योजनाओं, मूल्यांकन योजनाओं व अन्य करणीय यानी कि करे जाने योग्य अन्य करणीय कार्यों का उल्लेख होता है।
कार्यों का उल्लेख होता है। उल्लेख होता है, वो योजना आपकी वार्षिक योजना। क्या वार्षिक योजना के लिए क्या लिखा हमने? सबसे पहली बात कि ये शैक्षिक नियोजन का दीर्घकालिक स्वरूप है। दूसरी बात, एक शिक्षक द्वारा दैनंदिनी मतलब एक जो उसको एक डायरी दी जाती है, तो एक अध्यापक द्वारा संपूर्ण सत्र के लिए बनाई गई ऐसी योजना अपनी दैनंदिनी में बनाता है अध्यापक द्वारा। दैनंदिनी में बनती है, जो दैनंदिनी यानी कि जिससे हम डायरी बोलते हैं। दैनंदिनी से अभिप्राय होता है कि दिनों की, लेकिन नहीं, वो एक डायरी होती है जिसमें सब योजनाओं का उल्लेख उसमें होता है और उसका कॉलम बने होते हैं, वार्षिक योजना का कॉलम बना होता है। तो ऐसी एक शिक्षक द्वारा अपनी डायरी में बनाई गई एक ऐसी योजना संपूर्ण सत्र के लिए, जिसमें न केवल संपूर्ण सत्र की शिक्षण योजनाओं का उल्लेख होगा, मूल्यांकन योजनाओं का उल्लेख होगा, बल्कि अन्य करणीय कार्यों का भी उल्लेख होगा। अन्य करणीय कार्य बहुत सारे होंगे, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं किस तरीके से चलेंगी वो तो होगी। उसके अलावा सह शैक्षिक गतिविधियां भी किस तरीके से चलेंगी। और जब हम ये सारी चीजों का नियोजन कर रहे होंगे वार्षिक योजना में, तो बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रख रहे होंगे। वार्षिक योजना जो होती है, ध्यान रखो, वार्षिक योजना प्रत्येक कक्षा की, वार्षिक योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, वार्षिक योजना प्रत्येक कक्षा एवं प्रत्येक विषय की अलग अलग बनती है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं अलग अलग बनती है, और मैं इसको थोड़ा व्याख्या कर रहा हूं। ये कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अध्यापक द्वारा एक ही वार्षिक योजना बनाई जाती है, उसमें सबका उल्लेख होता है। नहीं, प्रत्येक कक्षा की और प्रत्येक विषय की अलग अलग वार्षिक योजना बनेगी, ध्यान रखो। और प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक विषय की कैसे बनेगी, मैं एक एग्जाम्पल से ले रहा हूं। एग्जाम्पल एक मैं ले रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक टीचर है, मान लीजिए गणित का है, विज्ञान का है, सामाजिक का है, किसी भी विषय का है, हिंदी भाषा का है। उस अध्यापक के पास, जैसे मान लीजिए मैं, चूंकि हिंदी वाले को प्राय हिंदी पढ़ानी होती है और सामाजिक के भी पीरियड दे दिए जाते हैं, गणित वाला प्राय सारे पीरियड गणित पढ़ाता है, कोई पीरियड विज्ञान का हो सकता है, विज्ञान वाला आदमी विज्ञान पढ़ाता है सारे पीरियड, कोई पीरियड गणित का हो सकता है, सामाजिक वाला आदमी सामाजिक के सारे पीरियड लेता है, कोई विषय उसको हिंदी का अगर उसमें हो, ये संस्था प्रधान के ऊपर डिपेंड करता है, अगर उसके ग्रेजुएशन के विषय में है तो अब उसमें करता क्या है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक टीचर है, उसके जो कालांश है उससे मान लीजिए कक्षा 9th की गणित है, कक्षा 10th की गणित है, कक्षा 8th की विज्ञान है, मान लीजिए कक्षा 8th की विज्ञान है, और मान लीजिए कक्षा 7th का भी मान लीजिए गणित ही है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है। अब आप देखें, इस शिक्षक को 4 योजनाएं बनानी होंगी, प्रत्येक कक्षा की और प्रत्येक विषय की। कक्षा 9 के गणित की पूरे वर्ष की योजना बनेगी, और ध्यान रखो पूरे वर्ष की योजना गणित को लेकर के बनेगी, तो उसमें गणित का पूरा जो पाठ्यक्रम है कक्षा 9 को, उसके पाठ्यक्रम के आकार के अनुसार बनेगी। और उसमें कौन कौन सी विषय वस्तु कब लेनी है, इकाइयों में। ध्यान रखो वार्षिक योजना में जो संपूर्ण कंटेंट होता है पाठ्यक्रम, उसको पहले इकाइयों में बांटा जाता है, इकाइयों को फिर बांटा जाता है पाठ्य योजनाओं में। तो कक्षा 9th के गणित की पूरे साल भर की अलग बनेगी, कक्षा 10वीं के गणित की अलग बनेगी, कक्षा 8वीं के विज्ञान की अलग बनेगी, क्योंकि ये सिलेबस वो सिलेबस सब अलग अलग है, सबकी पुस्तकें अलग है, सबकी कक्षाएं अलग है, प्रत्येक विषय को पढ़ने वाले विद्यार्थी अलग है, उनका बौद्धिक स्तर अलग है, सब कुछ अलग है, इसीलिए प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक विषय की अलग अलग बनेगी। ये योजना के साथ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं ही वो टीचर हूं, तो मुझे अपनी डायरी में, और इसीलिए आप देखेंगे जो डायरी होती है उस डायरी में योजना, वार्षिक योजना वाले जो पेजेस होते हैं, उसमें वार्षिक योजना का एक पेज नहीं होता है, उसमें वार्षिक योजना के कई सारे पेज होते हैं। क्यों होती है कई सारे पेज? क्योंकि एक से अधिक वार्षिक योजनाएं बनानी पड़ सकती हैं, और एक से अधिक बनानी पड़ती हैं। अगर मान लीजिए चले, और आप ये माने 9, 10, 8, 7 इन सारी क्लासों में गणित होता है उसके पास, तो भी उसको 4 योजनाएं बनानी पड़ती है। अगर मान लीजिए सारी क्लासों में हिंदी हो तो चारों क्लासों की हिंदी की उसको अलग अलग योजना बनानी पड़ेगी। चारों क्लासों में सामाजिक विज्ञान हो तो चारों क्लासों की सामाजिक विज्ञान की, यानी कि प्रत्येक विषय की योजना, प्रत्येक कक्षा की वार्षिक योजना अलग अलग बनेगी, क्योंकि पाठ्यक्रम अलग है, कक्षाएं अलग है, पढ़ने वाले विद्यार्थी अलग है, उनके बौद्धिक स्तर अलग है। तो ये वार्षिक योजना में रखा जाने वाला प्रमुख बिंदु होता है। और योजनाओं के क्रम में सबसे पहले वार्षिक योजना बनती है, और उसी के आधार पर फिर आपकी बनती है इकाई योजना, है ना।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वार्षिक योजना बनाते समय ही वार्षिक योजना बनाते समय ही इकाइयों का उल्लेख होता है। इकाइयों का उल्लेख होता है, यानी कि जब आप वार्षिक योजना बनाते हो तो संपूर्ण पाठ्यक्रम को कितनी इकाइयों में बांटना है ये भी उसमें उल्लेख होगा वार्षिक योजना में। और उन इकाइयों की फिर आप अलग से इकाई योजना बनाओगे और प्रत्येक इकाई में ये अलग से मेंशन होगा कि उसमें कितने पाठ हैं, उनकी पाठ योजना अलग से बनाओगे। तो हमने जैसे इस बात को कहा कि वार्षिक योजना बनेगी, फिर इकाई योजना बनेगी, फिर पाठ योजना बनेगी, क्योंकि उसके अंश है, तो इकाइयों का उल्लेख होता है। अतः अतः वार्षिक योजना बन जाने के बाद वार्षिक योजना बन जाने के बाद क्योंकि वार्षिक योजना में इकाइयां बन गई हैं और वार्षिक योजना बनाते समय आपने इकाइयों का निर्धारण कर लिया है, तो वार्षिक योजना बन जाने के बाद जो इकाइयों का निर्धारण किया है उन इकाइयों के लिए आपको इकाई योजना बनानी पड़ेगी। के बाद इकाई योजना बनाई जाती है। चूंकि प्रत्येक इकाई में चूंकि प्रत्येक इकाई में विषय वस्तु का समुच्चय होता है, ये हम इकाई योजना में पढ़ेंगे अलग से, का समुच्चय होता है तथा प्रत्येक प्रकरण पर और उस विषय वस्तु का जो समुच्चय है समान प्रकार की विषय वस्तु को समूह बना दो, इकाई बनती है। इकाई योजना में मैं आपको बताऊंगा, तो इकाई बनेगी तो इकाई में जो आपने समान प्रकार की विषय वस्तु ली है उस विषय वस्तु का प्रत्येक विषय वस्तु के कई सारे प्रकरण बनते हैं। तो तथा प्रत्येक प्रकरण के लिए एक पाठ योजना बनेगी, एक पाठ योजना बनती है। यानी कि एक पाठ्य योजना में एक प्रकरण, सरल भाषा में समझो, एक पाठ्य योजना में एक प्रकरण, दूसरी पाठ्य योजना में दूसरा प्रकरण, तीसरी पाठ्य योजना में तीसरा प्रकरण, ऐसी अनेक पाठ्य योजना में ऐसे अनेक प्रकरण हो जाएंगे, एक इकाई कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब पाठ योजना केवल एक कालांश की होगी, इकाई योजना कम से कम 2 या 2 से अधिक कालांशों की होगी और वार्षिक योजना पूरे सत्र भर की होगी। अभी हम इस बात को देखेंगे कि वार्षिक योजना बनाते समय किन किन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो प्रत्येक प्रकरण एक पाठ्य योजना बनती है। अतः योजनाओं का क्रम सदैव कैसे होता है? योजनाओं का क्रम सदैव ऐसे होता है, सबसे पहले वार्षिक बनेगी, इस वार्षिक में इकाइयों का उल्लेख होगा, उन इकाइयों के आधार पर इकाई योजना बनेगी, इन इकाई योजना में प्रकरणों का उल्लेख होगा और प्रत्येक प्रकरण पर एक पाठ्य योजना बनेगी, तो पाठ्य योजना ये इनका, और ये बात हम पहले कर भी चुके हैं। तो वार्षिक योजना संपूर्ण सत्र के लिए बनाएगी ऐसी योजना जिसमें न केवल शिक्षण योजना का उल्लेख होगा बल्कि मूल्यांकन का भी उल्लेख होगा, बल्कि अन्य करणीय कार्य जो है जिसमें शैक्षिक गतिविधियां हैं, उपचारात्मक शिक्षण है, उनका भी उल्लेख होगा, विद्यालय के भौतिक संसाधनों का भी उल्लेख होगा, आपके कुल कार्य दिवस कितने, इन सब का, ऐसी बहुत सारी चीजों का उल्लेख होगा। उस बात को हम अभी उसी बात को करने वाले हैं। तो मैं इसका प्रमुख जो खंड है वार्षिक योजना का, उसको मैं सीधे सीधे प्रारंभ करता हूं कि वार्षिक योजना बनाते समय किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। वार्षिक योजना बनाते समय निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाता है। निम्न तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाता है।
कौन से तथ्य दृष्टिगत रखे जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला नंबर एक डाल दू, चलिए नंबर एक डाल देता हूं। नंबर एक, सत्र के उपलब्ध कुल कार्य दिवस, सत्र के उपलब्ध कुल कार्य दिवस। और ध्यान रखें, कुल कार्य दिवस आपके जो शिक्षा विभाग के दृष्टिकोण से देखें, शिविरा पंचांग होता है, शिविरा पंचांग, उसमें उल्लेख होता है शिविरा पंचांग में। और आप देखेंगे शिविरा पंचांग को, हर साल का शिविरा पंचांग शिक्षा विभाग जून में ही जारी कर देता है। पूरे साल भर के प्रत्येक माह में पढ़ने वाली कौन कौन सी छुट्टियां हैं, कौन कौन सी कार्य होने, कौन कौन सी सूचनाएं कब किस समय पे होगी, कब कौन सा आयोजन, कब कौन सा उत्सव, उस सब का उल्लेख उसमें होता है। वो पूरे वर्ष भर का प्लान है, वो भी तो एक वार्षिक योजना का रूप है जो पूरा शिविरा पंचांग आता है। तो शिविरा पंचांग में ये सब कुल कार्य दिवस। और आप देखेंगे जनरली मैं शिक्षा विभाग की मैं बता रहा हूं, शिक्षा विभाग में लगभग 240 से 245 दिन जो होते हैं, लगभग इतने, कभी किसी सत्र में 241, किसी में 242, किसी में 243, लगभग ये एवरेज रहता है उपलब्ध कार्य दिवसों का। और इन उपलब्ध कार्य दिवसों में सारी चीज शामिल है। ध्यान को, ये कार्य दिवस संडे हटा दिए, सारी जयंती, सारे अवकाश, सारे त्योहार, सारे पर्व, सबको हटा करके जो अवकाश पड़ते हैं राजपत्रित, उन सबको हटा करके फिर जो दिन बचते हैं कार्य दिवस, मोटा मोटी 365 दिन के साल में से लगभग इतने बचते हैं। और ध्यान रखो, कुल उपलब्ध कार्य दिवस के साथ साथ फिर आपको जो दूसरी चीज आपको निकालनी होती है, वो ज्ञात करनी होती है, ध्यान में रखना होता है, उपलब्ध शैक्षणिक दिवस, उपलब्ध शैक्षणिक दिवस। अब कई बच्चे इन दोनों में अंतर नहीं समझ पाते कि उपलब्ध कार्य दिवस और उपलब्ध शैक्षणिक दिवस क्या है। ध्यान रखो, उपलब्ध कार्य दिवस हमने 240 से 245 लगभग दिन जो है, इन 240 से 245 दिनों में आपको न केवल पढ़ाना है, बल्कि आपको अन्य कई सारे काम भी कराने, आपको मूल्यांकन भी इन्हीं दिनों में होगा। और जिन दिनों में मूल्यांकन होगा, परीक्षाएं होंगी, उन दिनों में पढ़ाई नहीं होगी। और अब वर्तमान में नो बैग डे एक गतिविधि जो शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को रखी जाती है, नो बैग डे, जो एक शैक्षिक गतिविधियों के एक प्रकार में लिया है शामिल। उसमें बच्चों के भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास करने के लिए एक दिन ऐसा रखा है जिस दिन कोई बैग लेकर के नहीं जाएगा, वो भी उल्लेख है, वो भी हमारे अन्य करणीय कार्यों की श्रेणी में आएगा। तो उपलब्ध शैक्षणिक दिवस, कुल कार्य दिवस जो है, इन कुल कार्य दिवसों में से जो मूल्यांकन के लिए निर्धारित दिवस आपको अभी करने हैं, आप लिखेंगे इसमें, मूल्यांकन के लिए जो निर्धारित दिवस हैं वो अन्य गतिविधियों के लिए निर्धारित दिवस हैं, तो उन सबको कुल कार्य दिवस में से घटा देंगे तो शुद्ध शैक्षणिक दिवस आ जाएंगे। शुद्ध शैक्षणिक दिवस से मेरा अभिप्राय क्या है, ऐसे दिवस जिनमें आपको केवल शिक्षण ही शिक्षण कराना है बस। क्योंकि आपको ये पता तो चलना चाहिए कि आपको पढ़ाने के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, तभी तो आप अपनी योजना बना पाओगे। तो उपलब्ध शैक्षणिक दिवस। तीसरा पाठ्यक्रम का आकार, पाठ्यक्रम का आकार, सिलेबस कितना बड़ा है ये आपको ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम का आकार और सिलेबस जो होता है वो सबसे पहले सामने, वो जब वार्षिक योजना बनाते हो ना आप, तो वार्षिक योजना बनाते समय आपको सिलेबस अपने सामने रखना होता है, शिविरा पंचांग अपने सामने रखना होता है। और वो सब जो सब चीजें होती हैं उसके बाद तब फिर आप आगे की कार्रवाई करते हो। तो पाठ्यक्रम का आकार। अगला, चौथा, विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर, विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर, ये आपको, और ये आपको कैसे याद रखा जाता है, कैसे पता लगाते हैं, आपको अगर सीसीई प्रणाली के दृष्टिकोण से बात करें तो बेस लाइन असेसमेंट जो होता है, बीएलए जो होता है, बीएलए इस बात को बताता है कि आपकी कक्षा के बच्चों का स्तर क्या है। और फिर जब वो आगे बढ़ते जाते हैं तो बीएलए तो एक बच्चे का एक ही बार होता है, उसके बाद अगले सत्रों में उसकी जो ग्रेडिंग जो होती है, वो गत कक्षा से इस कक्षा में आया तो उसकी ग्रेडिंग बताते हैं कि उसका बौद्धिक स्तर क्या है। तो जैसे सीसी प्रणाली में आप विद्यार्थियों को दो समूह विभाजन करते हो, दो समूहों में, समूह ए और समूह बी, कक्षा स्तर के बालक, कक्षा स्तर से नीचे के बालक, तो विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर ये आपको ध्यान में रखना होता है। अगला बिंदु क्या ध्यान में रखना होता है, पाठ्यक्रम में से बनाई जाने वाली इकाइयों,
बनाई जाने वाली इकाइयों की योजना, इकाइयों की योजना। इकाई आपको बना, संपूर्ण पाठ्यक्रम में से आपको इकाइयां, यूनिट आपको बनानी पड़ेंगी, और उन यूनिट को बनाने के बाद उनकी उनकी योजना के लिए आपको अलग से इकाई योजना, उसके भी अलग से पेजेस होते हैं इकाई योजना के। तो इकाइयों की योजना मतलब इकाई योजना नहीं बनानी है, कौन कौन सी इकाइयां बनानी है उसकी योजना आपको बनानी है। अगला छठा, प्रत्येक इकाई के लिए, प्रत्येक इकाई के लिए उपयुक्त, प्रत्येक इकाई के लिए उपयुक्त शिक्षण व्यूह रचनाओं की योजना, शिक्षण व्यूह, शिक्षण व्यूह रचनाओं की, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, शिक्षण व्यूह रचनाएं। उन संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपने इकाइयों में बांटा है, इकाइयों को फिर आप आगे चल के पाठ्य योजना में प्रकरण में बांटेंगे, तो उनके लिए आपके पास कौन सी शिक्षण व्यू रचनाएं हैं। और शिक्षण व्यू रचनाएं, जब इसमें स्ट्रेटजी की बात करता हूं मैं, ध्यान रखो, जब शिक्षण टीचिंग स्ट्रेटजी की बात आती है तो इसमें सारे उपागम यानी कि सारे अप्रोचेज आ जाते हैं, सारी शिक्षण विधियां आ जाती हैं, सारी शिक्षण विधियां आ जाती हैं, सारी शिक्षण की प्राविधियां आ जाती हैं, शिक्षण की प्राविधियां यानी कि टेक्निक्स क्या होती है। तो शिक्षण विधियां क्या है, प्राविधियां है ना, इसको मैं विधियां लिख दिया वापस, प्राविधियां। और कई सारे बच्चे इस बात को सोच रहे होंगे कि विधियां और प्राविधियां अलग अलग होती हैं क्या। मैंने वैसे शिक्षण विधियों वाले खंड में इसको बताया है, शिक्षण विधि वाले खंड में इसको हमने चर्चा की है। शिक्षण विधि और उपागम, अप्रोच, अप्रोच जिसमें सारे सिद्धांत निहित होते हैं, विधियां जिसमें सारे तरीके निहित होते हैं और पहले से निर्धारित नियोजित होते हैं। शिक्षण प्राविधियां भी तरीके होते हैं लेकिन वो पहले से निर्धारित नहीं होते, वो तत्कालीन आवश्यकताओं पे डिपेंड करते हैं। ये शिक्षण विधियों को सपोर्ट देने वाले तरीके हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र एक तरीके हैं, और स्वतंत्र एक तरीके, और इसमें सारे तरीके और सारे सिद्धांत सब कुछ इसमें शामिल होता है, ये उपागम होते हैं। तो अगला बिंदु जो ध्यान में रखना है, जो वार्षिक योजना का अंग बनेगा, प्रत्येक इकाई के लिए उपयुक्त शिक्षण व्यू रचनाओं की योग्यता योजना। अगला सातवां बिंदु क्या ध्यान रखता है, विद्यालय में, विद्यालय में उपलब्ध, विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन। आपके विद्यालय में आपके पास कितने भौतिक संसाधन, और ध्यान रखो भौतिक संसाधन में कक्षा, कक्ष भी आएंगे। भौतिक संसाधन, आपके पास बिल्डिंग कितनी बड़ी है, आपके पास क्या प्रत्येक कक्षा के लिए आपके पास पृथक पृथक कमरा है, क्योंकि आपके पास प्रत्येक कक्षा के लिए पृथक पृथक कमरा ही नहीं है, क्लासों को आप कंबाइंड करके बैठा रहे तो फिर आपकी योजना फिर तदनुसार बदलेगी। लेकिन प्रत्येक कक्षा का अलग अलग कक्ष है, तो भौतिक संसाधन ये बड़ा एक इंपोर्टेंट होता है। अगला आठवां बिंदु, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का विवरण। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों, शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का विवरण। ये भी आपके पास कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियां हैं और कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्रियां आपको तैयार करनी है शिक्षण के दौरान, ये सब विवरण भी, किस प्रकरण के लिए किस अधिगम सामग्री की आवश्यकता होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। विद्यालय के भौतिक संसाधन में जो विद्यालय में उपलब्ध चीजें हैं, कक्षा कक्ष सहित, वो सब आएंगी, और शिक्षण सहायक सामग्री में केवल उन चीजों को लेंगे जो शिक्षण के दौरान काम आएंगी। अगला प्रमुख बिंदु, मूल्यांकन के समय और अवधि का निर्धारण। मूल्यांकन कब करेंगे, ये भी उल्लेख वार्षिक योजना में। और ध्यान रखो, हमने शुरू में इस बात को कहा है कि शिक्षक के द्वारा पूरे सत्र पर्यंत के लिए बनाई जाने वाली ऐसी योजना जिसमें न केवल शिक्षण योजनाओं का उल्लेख होगा, बल्कि मूल्यांकन की भी योजनाओं का उल्लेख होगा, मूल्यांकन की भी योजना का उल्लेख होगा। तो ये इसमें है ना शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों को। इसमें एक चीज मुझे और मेंशन करनी थी
जैसे पाठ्यक्रम में से बनाई जाने विद्यार्थियों का बौद्धिक स्तर है ना, एक बार ये कहाँ यहाँ जगह है क्या, पाठ्यक्रम का आकार, और पाठ्यक्रम के आकार में पाठ्यक्रम कितना है, फिर इस पाठ्यक्रम के आकार में एक चीज आप और नोट कर लें थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इधर ही लिख देता हूं, इसी में मेंशन कर देता हूं, क्योंकि वो पाठ्यक्रम के आकार में मैं ये बात, क्योंकि किसी भी विषय को आप देख ले, गणित को देख ले, विज्ञान को देख ले, सामाजिक विज्ञान को देख ले, भाषा को देख ले, प्रत्येक विषय के अलग अलग खंड होते हैं। तो प्रत्येक खंड के लिए आपको एक अनुपातिक समय भी आपको रखना है। अनुपातिक समय, तो हम समय की बात को समय के साथ भी लिख सकते हैं। शिक्षण व्यू रचनाओं की योजना, नहीं, मूल्यांकन, मूल्यांकन आएगा, मूल्यांकन से पहले लिखना है। और ये क्या होगा, पाठ्यक्रम का आकार, प्रत्येक विषय वस्तु के अलग अलग खंडों की बात कर रहा हूं, उसका प्रत्येक अनुपात बिठाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जैसे अगर आप गणित की बात करते हैं तो गणित में अलग अलग खंड होते हैं, गणित में अंक गणित वाले पाठ, बीज गणित वाले पाठ और रेखा गणित वाले पाठ। तो आपको ये पहले से तय करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले पूरा अंक गणित पढ़ाओगे, उसके बाद फिर पूरा बीज गणित पढ़ाओगे, उसका पूरा, आपको कुछ पाठ इधर से लेने होते, फिर उसके बाद छोड़ करके बीच में फिर कुछ इधर से लेने होते हैं बीज गणित से, फिर छोड़ करके फिर कुछ पाठ उधर से लेने होते हैं रेखा गणित से। एक अनुपात बिठा करके चलते हो। विज्ञान में भौतिक वाला, रसायन वाला और जीव विज्ञान वाला जो पार्ट होता है, ये उसके खंड होते हैं, अलग अलग भागों से आपको समान प्रकार से एक अनुपात में उठाना पड़ता है। सामाजिक विज्ञान में पॉलिटी वाले, हिस्ट्री वाले, ज्योग्राफी वाले, ये जो खंड होते हैं अलग अलग होते हैं, उनमें प्रत्येक में से आपको उठाना पड़ता है। भाषा विषयों में आपको साहित्य वाला पार्ट, कंटेंट वाला जो पार्ट है जिसमें पाठ्य वस्तु दे रखी है वो, और व्याकरण, इनके लिए अलग अलग अनुपात। तो जो पाठ्यक्रम का आकार होता है, इसी में मैं एक लिख देता हूं, विषय वस्तु के विभिन्न खंडों, विषय वस्तु के विभिन्न खंडों, और खंड मैंने आपको समझा दिए हैं। गणित के लिए अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, विज्ञान के लिए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के लिए पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, बाकी के अन्य जो शाखाएं हैं जो भी सिलेबस के अनुसार है। भाषाओं के लिए साहित्यिक पार्ट, विषय वस्तु वाला पार्ट और व्याकरणिक भाग। तो विभिन्न खंडों के लिए आनुपातिक समय, आनुपातिक समय, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे अभी तत्काल याद आई। अगला हम देख रहे हैं जैसे मूल्यांकन की प्रावधियां, मूल्यांकन किस समय, आप किस समय मूल्यांकन करेंगे, ये आपको योजना में शामिल करना पड़ेगा। और मूल्यांकन किस समय करेंगे ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये 8वां, ये 5वां कहां से आ गया, 9वां आएगा, ये 9वां, 10वां बिंदु, मूल्यांकन की समय अवधि, किस समय मूल्यांकन, फिर आपको मूल्यांकन की प्रावधियों का, मूल्यांकन की प्राविधियों, प्राविधियों का निर्धारण, यानी कि मूल्यांकन की प्राविधियां कौन कौन सी होंगी। आप मूल्यांकन तो लोगे, किस समय पे लोगे, उस समय और अवधि का, और कितने दिन के लिए लोगे। उसके बाद मूल्यांकन की प्राविधियों यानी कि तरीके क्या होंगे आपके मूल्यांकन, क्या आप लिखित परीक्षाओं के माध्यम से लेंगे, क्या आप मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से लेंगे, क्या आप प्रायोगिक परीक्षाएं करा रहे हैं, क्या आप किसी गतिविधि या अन्य के माध्यम से मूल्यांकन कर रहे हैं, उन तरीकों का विवरण होगा 10वां। 11वां सहशैक्षिक गतिविधियों का, सहशैक्षिक गतिविधियों का विवरण, ये आपकी वार्षिक योजना का भाग होगा, सहशैक्षिक गतिविधियों का निर्धारण। क्योंकि सहशैक्षिक गतिविधियां जो होती हैं वो शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ चलती हैं, और शैक्षिक उसको एक गुणात्मक रूप से वृद्धि करती हैं, उसको सपोर्ट देती हैं और रोचक गतिविधियों के माध्यम से देती हैं। तो सहशैक्षिक गतिविधियां जिसे पाठ्य साहचर्यात्मक, एक और नाम होता है इन्हीं का, पाठ्य साहचर्यात्मक, पाठ्य साहचर्यात्मक, यानी कि जो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलती हैं, साहचर्यात्मक, पाठ्य साहचर्यात्मक। अंग्रेजी में एक ही वर्ड होता है, को करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। करिकुलर एक्टिविटीज जिससे केवल पढ़ाने की बात आएगी, और को करिकुलर जो पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम के साथ साथ चलेंगी सहशैक्षिक गतिविधियां। 12वां उपचारात्मक शिक्षण की योजना,
उपचारात्मक शिक्षण की योजना, ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि सबसे अंत में आपको उपचारात्मक शिक्षण भी शामिल करना है। वार्षिक योजना के अंदर लिए जाने वाले प्रमुख बिंदु, मैं एक बार दोहराता हूं इन बिंदुओं को। और सबसे पहले देखें, वार्षिक योजना में निम्न बिंदुओं को सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले सत्र के उपलब्ध कार्य दिवस, कितने कार्य दिवस आपके पास उपलब्ध है वो आपको शिविरा पंचांग बताता है, प्रत्येक माह के रविवार, अन्य छुट्टियों, सारे अवकाशों को हटा करके। ये मैंने आपको टेंटेटिव बताया है, लगभग इतने के आसपास रहता है। उपलब्ध शैक्षणिक दिवस, उपलब्ध कार्य दिवस और उपलब्ध शैक्षणिक दिवस, इसमें अंतर बता दिया। शैक्षणिक दिवस में जो मूल्यांकन, तो आपने अभी आगे चल के जो मूल्यांकन के दिन निकाले ना, अवधि और समय, वो मूल्यांकन के अवधि और दिन इसमें से घटेंगे कार्य दिवस में से, तो आपके पास शैक्षणिक दिवस आ जाएंगे। शैक्षणिक दिवस, उसमें आपको योजना बनानी है। पाठ्यक्रम का आकार क्या है, पाठ्यक्रम का पूरे कितने, मान लीजिए गणित की किसी किताब में मान लीजिए किसी कक्षा में 20 अध्याय है, तो किसी कक्षा में 16 अध्याय है, और 16 अध्यायों में कुछ अध्याय बड़े हैं, कुछ अध्याय छोटे हैं, वो सारी चीज ध्यान रखनी है। विषय वस्तु के अलग अलग खंड हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं पाठ्यक्रम के आकार में, ये आपको ध्यान में रखना होता है। विद्यार्थियों को बौद्धिक स्तर, बौद्धिक स्तर क्यों ध्यान में रखना होगा, बौद्धिक स्तर इसलिए ध्यान में रखना होगा कि आप कक्षा स्तर के बालकों और कक्षा स्तर से नीचे के बालकों, यानी कि एक तरीके से मैं कहूं प्रतिभाशाली बच्चों और गधेड़ों के लिए आपको अलग अलग योजना बनानी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रत्येक कक्षा के बौद्धिक स्तर के बालकों को तदनुरूप शिक्षण कराएंगे, और ये आपकी योजना में, डायरी में शामिल होता है। पाठ्यक्रम में से बनाई जाने वाली इकाइयों की योजना, कौन कौन सी इकाइयां बनेंगी, ये आपको वार्षिक योजना में उल्लेख करना होता है। प्रत्येक इकाई के लिए उपयुक्त शिक्षण व्यू रचना है, आप जो इकाइयां आपने बनाई है उसके लिए आपको व्यू रचना क्या क्या, यानी कि उसमें कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होंगे, कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक्स होंगी, कौन कौन से टीचिंग अप्रोचेज होंगे, उपागम शिक्षण विधियां, टेक्निक्स, प्राविधियां, ये आपको निर्धारण करना होता है। अगला, विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधन क्या है, ये आपको ध्यान में रखना होता है। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का विवरण, ये आपको ध्यान में रखना होता है। मूल्यांकन के समय और मूल्यांकन की अवधि का निर्धारण और मूल्यांकन की प्राविधियों का विवरण, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान, ये बिंदु जो है वो पूरी वार्षिक योजना में ध्यान रखे जाते हैं। तो वार्षिक योजना क्या रही, वार्षिक योजना रही सत्र के, संपूर्ण सत्र के लिए बनाई गई योजना, संपूर्ण वर्ष के लिए बने, जिससे हम वर्ष की जगह हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, तो संपूर्ण सत्र के लिए बनाई गई ऐसी योजना जिसमें न केवल, संपूर्ण सत्र के लिए बनाई गई ऐसी योजना जिसमें न केवल शिक्षण की योजना शामिल होगी, बल्कि साथ साथ मूल्यांकन की योजना और अन्य करणी कार्यों का भी उल्लेख होगा। हमने अन्य करणी कार्य लिखे हैं, शैक्षिक गतिविधियां, हमने मूल्यांकन की योजना लिखा है, हमने शिक्षण योजना से संबंधित लिखा है। इन सबका जिसमें समावेश होगा वो वर्ष पर्यंत के लिए, सत्र पर्यंत के लिए बनाएगी जो योजना होगी, वो आपकी वार्षिक योजना होती है। और हमने ये मैंने एग्जाम्पल दिया कि वार्षिक योजना प्रत्येक विषय और प्रत्येक कक्षा के लिए अलग अलग बनेगी। अब मान लीजिए कक्षा 9 का गणित, कक्षा 10 का गणित, कक्षा 8 की विज्ञान, कक्षा 7 का गणित, ये पढ़ाने वाला टीचर है, तो इसको कक्षा 9 का पूरा सिलेबस कितना है गणित का, उस पूरे सिलेबस पे अंक गणित के, बीज गणित के, रेखा गणित के कितने कितने अध्याय हैं, कब कौन कौन से खंड में से कौन कौन से अध्याय लेगा, पूरे साल भर में उस 20 मान कक्षा 9 की किताब में 20 अध्याय है, तो 20 अध्याय को पढ़ाने के लिए कब कौन से अध्याय बड़े छोटे हैं, किस अध्याय को किसके साथ समुच्चय बनाया है, यानी कि इकाई बनाई है, और उसको पढ़ाने के लिए कुल समय कितना लगेगा, ये सारी चीजें 9 के लिए अलग से बनानी पड़ेगी। यही काम उसको 10वीं के लिए अलग से करना पड़ेगा, यही काम उसको, तो प्रत्येक कक्षा और प्रत्येक विषय की अलग अलग बनेगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वार्षिक योजना जो होती है उसमें इकाइयों का उल्लेख होता है, जैसे मैंने अभी बताया है आपको, इकाइयों का उल्लेख होता है, और इसीलिए वार्षिक योजना बन जाने के बाद इकाई योजना बनेगी, और प्रत्येक इकाई में प्रकरणों का उल्लेख होता है, विषय वस्तु का उल्लेख होता है, क्योंकि विषय वस्तु के समुच्चय को इकाई बोलते हैं, तो फिर प्रत्येक प्रकरण की अलग से दैनिक पाठ्य योजना बनेगी। तो इसीलिए योजना बनाने का क्रम जो सदैव होगा वो वार्षिक, इकाई और पाठ्य योजना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान में रखे जाने वाले बिंदु, तो वार्षिक योजना में ध्यान में ये बिंदुओं को प्रमुख तौर पर ध्यान में रखा जाता है। वार्षिक योजना को इस खंड में पढ़ाया है, वीडियो में समझता हूं कि शायद 30-35 मिनट का शायद वीडियो हो गया होगा। इस वीडियो के बाद फिर अगला जो वीडियो आएगा वो इकाई योजना के ऊपर आएगा, फिर उसके बाद जो वीडियो आएगा फिर वो पाठ्य योजना के ऊपर आएगा। तो आपकी योजना क्या होती है और तीनों प्रकार की, और ये ध्यान को वार्षिक योजना में ज्यादा करने, लेकिन इकाई योजना और उसमें आपको ज्यादा पढ़ना है पाठ्य योजना में, क्योंकि उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं।
प्रश्न वहां से बहुत ज्यादा बनते हैं। इकाई योजना और दैनिक पाठ्य योजना से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। फिर पाठ्य योजना के उपागम का भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो विद्यार्थी योजनाओं को इस पूरे क्रम में देखें, बड़ा अच्छा आपको लगेगा। और जब सारी योजनाएं जब आप पढ़ चुके होंगे तो फिर योजनाएं क्या होती हैं, उनको लेकर के, प्रत्येक योजना को लेकर के क्या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या अवधारणाएं हैं, वो सारी चीजें फिर आपकी समझ में बड़े अच्छे से आएंगी। मुलाकात करते हैं हम लोग इकाई योजना वाले खंड में और उसके बाद फिर पाठ्य योजना वाले खंड में। जय हिंद, जय भारत।